नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने किया जगह जगह चक्का जाम, सड़कें जाम कर सरकार के खिलाफ जताया रोष। पत्रकार अर्णब गोस्वामी की गैर कानूनी गिरफ्तारी का विरोध, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज की मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग। एसडीएम ने ली निजी शिक्षण संस्था संचालकों की बैठक, शिक्षण संस्था संचालकों ने उपखंड अधिकारी को समस्याओं से करवाया अवगत। विद्युत विभाग के निजीकरण का विरोध, तकनीकी कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। टाउन में हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बैठक, जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव की तैयारियों को लेकर की गई चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ गुरुवार को किसानों ने चक्का जाम कर विरोध जताया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किए गए। काले कानून, काले कानून, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ जारी आंदोलन में गुरुवार को किसान पूर्व घोषणा अनुसार सड़क पर उतर आए। किसानों ने विभिन्न संगठनों के बैनर तले जगह जगह चक्का जाम कर कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। हनुमानगढ़ तहसील में सूरतगढ़ 4 लेन पर स्थित मक्कासार, डबली रठान, श्रीगंगानगर मार्ग स्थित गाँव झंडावाली व अबोहर मार्ग पर गाँव धोलीपाल में किसानों की ओर से रास्ते रोके गए। कहीं 2-3 तो कहीं 4 घंटे तक चक्का जाम रहा। इस दौरान इन जगहों पर सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एम्बुलेंस, आर्मी, बीमार लोगों सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को जाम से मुक्त रखा गया। इस दौरान जाम स्थल पर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में जाब्ता तैनात रहा। किसान सड़कों पर दरियां बिछाकर धरना देकर बैठ गए और सभा कर अपने विचार रखे। शहर के चारों तरफ चक्का जाम होने से इक्का दुक्का वाहनों को छोड़ हाईवे सूने नजर आए। गाँव डबली रठान में सुबह 11:30 बजे बस स्टैंड पर चक्का जाम शुरू किया गया, जो दोपहर करीब 1:30 बजे तक जारी रहा। इस दौरान किसानों ने सड़क पर टायर जलाकर भी विरोध दर्ज करवाया। इसी प्रकार गाँव मक्कासर में सौरभ राठौड़ के नेतृत्व में किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश में कृषि अध्यादेशों को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर सरकार अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो किसानों की इच्छा अनुसार कृषि अध्यादेशों को वापस ले तथा किसानों को राहत प्रदान करे। जो ये 3 अध्यादेश लेके आई थी केंद्र सरकार, इसके विरोध में आज 5 तारीख को हमने सारे किसान भाइयों ने चक्का जाम किया। इसमें बावरिया वाली डाणी, मलकोका, नूरपुरा और 6 वाली वादी, भामो वाली डाणी, सभी किसान भाई हमारे साथ में आ जाए और यहाँ पे चक्का जाम में हमारा समर्थन दिए, उन्हें साथ में बैठे हैं। आज ये केंद्र सरकार जो ये अध्यादेश लेके आई है किसानों के विरोध में, अब केंद्र सरकार को ये सोचने वाली बात है कि अभी थोड़े दिनों बाद पंचायत सत्र के चुनाव है, जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव होंगे। ये केंद्र सरकार किसानों के चोट लगाई है इसने, इसका रिजल्ट इन चुनाव सरकार को अपने महसूस हो जाएगा कि किसान आपसे कितना नाराज है, कितना खफा है कि हर कानून, हर किसान कितना दुखी है और हर कानून आपके किसान के लिए क्यों बनता है। ये जो कोरोना काल के अंदर किसान है जिसने एक सभी का पेट भरा है, जो फसल दी है, अन्न दिया है, और इसी किसान को मारने में सारी सरकारें तुली हुई है। किसान हमेशा अगर ऐसे जो होते रहेंगे तो इस पर किसान हमेशा इकट्ठा रहेगा। आज पूरे देश के अंदर देशव्यापी चक्का जाम की पूर्व घोषणा के अनुसार हनुमानगढ़ के मक्कासर की धरती पर इलाके के किसानों ने और हम सब लोगों ने चक्का जाम किया। चक्का जाम के अंदर भारी संख्या में हमारे किसान साथी पहुंचे। जिस तरह से सर्वविदित है कि 3 काले कानून की इनको जो लागू किया गया है, इस हठधर्मिता पर मोदी सरकार अड़ी हुई है। अभी तक भी किसानों के हित में एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून नहीं बना रही है। जब तक एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनेगा और ये तीनों काले कानून मोदी जी की सरकार वापस नहीं लेगी और किसानों को अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में जाने की परमिशन नहीं सरकार देगी इन कानूनों के अंदर, जब तक हमारी ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। इसके बाद में आगे जो भी हमारे किसान संगठन हमारे जो तय करेंगे, जैसे कि तय किया हुआ है 26 और 27 को दिल्ली के अंदर, दिल्ली की केंद्र सरकार जो बैठी है, केंद्र सरकार को पूरे देश का किसान घेरेगा। उस कड़ी में हनुमानगढ़ से भी भारी संख्या में हम किसान साथी हमारे वहां शामिल होंगे और आज का ये चक्का जाम बड़ा ही हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को द्वारा किया गया। पत्रकार अर्णब गोस्वामी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के विरोध में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है।
वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की रंजिशवश गैर कानूनी गिरफ्तारी से मीडिया कर्मियों में रोष है। महाराष्ट्र सरकार की इस कार्यप्रणाली से नाराज जिला मुख्यालय के पत्रकारों ने गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बैनर तले जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन सौंप निष्पक्ष रूप से केंद्रीय एजेंसी से इस मामले की जांच करवाने की मांग रखी। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपते समय क्लब संरक्षक मदन अरोड़ा, अध्यक्ष राजू रामगढ़िया, महासचिव दीपक भारद्वाज ने कहा कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ व वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को 2 वर्ष पुराने मामले में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अर्नब गोस्वामी पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे हालात में एक पुराने मामले में जबरन गिरफ्तारी, वरिष्ठ पत्रकार से धक्का मुक्की व मारपीट करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार है। उन्होंने मांग की कि पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की रंजिशन की जा रही कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए और अर्नब गोस्वामी के मामले में निष्पक्ष रूप से केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में क्लब सचिव विकास आचार्य, कोषाध्यक्ष सुनील धुड़िया, विश्वास बठेजा, ललित मोहन पारिक, भवानी तिवारी, विनोद नागलिया, अश्विनी डूमरा, हरदीप सिंह, विक्रम सिंह हांडा, हिमांशु मिड्डा, अश्विनी डूमरा सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे। पत्रकार अर्नब गोस्वामी मामले में कल जिस तरह की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है और एक प्रकार से ये सरकार की दादागिरी है। पुराना मामला था, अचानक उस मामले को खोला जाता है, पहले कोई नोटिस नहीं दिया जाता और इस तरह से उनको घर पे घेर के जैसे कोई आतंकवादी हो और इस तरह से सरेआम उनको लेके जाना, मतलब ये कृत्य बिल्कुल इस तरह से लग रहा था कि वो पत्रकार नहीं है बल्कि कि आतंकवादी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक सीनियर पत्रकार के साथ ऐसी हालात हो रही है तो देश के आम आदमी के साथ क्या होगा, जो कि महाराष्ट्र सरकार कर रही है। तो बिल्कुल हमारा जो विरोध है इस बात को लेकर है कि एक तो उनको इस तरह से गिरफ्तार क्यों किया गया और दूसरे सबसे बड़ी बात कि एक सीनियर पत्रकार के साथ बुरी तरह से पिटाई और की गई। तो इस बात को लेकर रोष था और आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की तरफ से ज्ञापन दिया गया प्रधानमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से। एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है एक पुराने मामले में। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें कोर्ट से समन भी नहीं लिए गए और पुराना मामला दोबारा खोल दिया गया, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला पिछले काफ़ी समय से उठ रहा है। हम एक ये भी मांग करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी खबर के आधार पर किसी भी पत्रकार के खिलाफ देश के किसी भी कोने में मामला दर्ज करवा देता है। ये परिपाटी भी बंद होनी चाहिए। जहाँ पत्रकार निवास करता है मामला उसी जगह पे दर्ज होना चाहिए ताकि वो अपना पक्ष अच्छे तरीके से रख सके, क्योंकि ये सब जगह दबाव की राजनीति हो रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए और इन मामलों की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तारी की है उसको लेकर के सभी पत्रकारों में काफ़ी रोष है। इसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है। कानून सम्मत अगर कोई कार्रवाई हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से सरकार के कहने के ऊपर जो है पुलिस ने 2 साल पुराना मामला दोबारा खोला और उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना वाली अलग अलग वैन के अंदर लेके जाया गया। निजी शिक्षण संस्था संचालकों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को संस्था संचालन में आ रही विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया गया। कोरोना काल के चलते लंबे समय से बंद पड़े विद्यालयों को खोलने की राज्य सरकार की ओर से की जा रही कवायद के बीच गुरुवार को उपखंड अधिकारी कपिल यादव ने समय सेवी शिक्षण संस्था संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। बैठक में समय सेवी शिक्षण संस्था संघ पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी के समक्ष RTE की पुनर्भरण राशि को अविलंब जारी करने की मांग रखी। संघ जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक विद्यालय संचालन की अनुमति देने एवं 3री से 5वीं तक की वैकल्पिक व्यवस्था करने का सुझाव दिया। तहसील अध्यक्ष विजय सिंह चौहान ने स्कूल संचालकों की हालात को देखते हुए स्कूल वाहनों पर जिला परिवहन अधिकारी की ओर से 3 माह तक किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करने और EMI की छूट देने की बात कही। उपखंड अधिकारी ने समय सेवी शिक्षक संघ की इन मांगों का पत्र राज्य सरकार तक भिजवाकर उनका निराकरण करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर दीपक कश्यप, राजेश मिड्डा, RK त्यागी, पवन शर्मा, अशोक सुथार, भारत भूषण कौशिक, CBO सुखमेंद्र सिंह सहित अन्य स्कूल संचालक मौजूद रहे। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार SDM साहब के ऑफिस में SRS शिक्षण संस्था संघ के पदाधिकारी एवं जिले के प्राइवेट एसोसिएशन के लोग वहाँ उपस्थित हुए और हमारे CBO साहब सुखविंदर सिंह जी भी मीटिंग में उपस्थित रहे। तो हमने सरकार से मांग करी है कि हमारी जो शिक्षण संस्थाएं 17 तारीख से खुलने के लिए राज्य सरकार ने जो कहा गया है कलेक्टर साहब को कि आप अपने सुझाव भेजें। 5 तारीख से हमारा पूरे राज्य के अंदर शटडाउन चल रहा है। हमारी शिक्षण संस्थाएं
बंद के आह्वान पर समस्त जिले की शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, लेकिन 17 तारीख से जब हमारे विद्यालय खुलें उससे पूर्व हमको आरटी का जो हमारा भुगतान है उसके आदेश किए जाए। जब आरटी का हमारा भुगतान होगा तो हम अपनी शिक्षण संस्थाएं सही ढंग से उनका संचालन कर सकेंगे, अपनी व्यवस्थाएं बना सकेंगे। दूसरा, हमने सरकार से निवेदन किया है कि जब स्कूल खोलें तो हमारे 6ठी से लेकर के 12वीं तक वो एक साथ स्कूल खोले जाएँ तथा प्राइमरी जो कक्षाएँ वो अल्टरनेट खोली जाएँ, चरणबद्ध तरीके से खोली जाएँ, जिससे कि हमारी जो बसें हैं उनमें बच्चों का जो आवागमन है उसमें हमारे किराया है, फीस है, वो मेंटेन हो सके। ये हमने निवेदन किया है और जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमारे स्कूल खोलने में हम लोग असमर्थ हैं। विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने गुरुवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। निधिकरण, कर्मचारी एकता और विद्युत विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर जंक्शन स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। तकनीकी कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निगम का निजीकरण किया जा रहा है, इसके विरोध में तकनीकी कर्मचारी आंदोलनरत हैं। विभाग में चल रही ठेका प्रथा और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर तकनीकी कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कई बार राज्य सरकार को कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया जा चुका है। तकनीकी कर्मचारियों का कहना है कि चाहे उन्हें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, निगम का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। विभाग का निजीकरण होने से लाखों की संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। तकनीकी कर्मचारियों ने बताया कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो निजीकरण के विरोध में 7 नवंबर को जोधपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना आरंभ किया जाएगा। हमारे संगठन का पूर्व निर्धारित धरना प्रत्येक जिले हेडक्वार्टर पे आज का था, जिस पे हम आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। प्रदेश सरकार की भांति राजस्थान सरकार ने भी सार्वजनिक संस्थाओं को परचून की दुकान की तरह बेचने का जो काम शुरू किया है, हम निगम को किसी भी हालात में बिकने नहीं देंगे। हमारा संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहा है और विरोध करता रहेगा। निगम को बेचना, जो हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिले 70% निगम को कर्मचारी देने का काम कर रहा है, उसके बावजूद सबसे पहले यहाँ पे FRT लगाना, GST स्टैंडर्ड पे करना और निगम बेचने की बात करना, जो कमाई के क्षेत्र हैं, जो सबसे ज्यादा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू देता है, उसको भी अगर आप बेचने की बात कर रहे हो तो मतलब निगम के नहीं, हर एक आने वाली पीढ़ियों के, हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ आप कुठारघात कर रहे हो। और हम ये कहते हैं कि हरगिज हमारा संगठन ये हरगिज सहन नहीं करेगा। और आज एक दिन का धरना हमारे हेडक्वार्टर, सर्किल हेडक्वार्टर पर रहेगा। 7 दिन के बाद प्रबंध निदेशक महोदय जोधपुर डिस्कोम जोधपुर में हमारा अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमें इससे निरस्त करवा के ही वापस हटेंगे। 6 नवंबर से शुरू होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संदर्भ में नोडल अधिकारी ASP जसाराम बोस ने विस्तार से जानकारी दी। 6, 7 व 8 नवंबर को जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नोडल अधिकारी जसाराम बोस ने बताया कि जिले में 3 दिनों में करीब 41,000 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा में भाग लेने के लिए बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के परिवहन की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा धर्मशाला और होटल संचालकों को भी पाबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग विद्यार्थियों से अधिक किराया वसूलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के करीब 12 केंद्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। उक्त परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थियों को सुबह 7 से 8:30 बजे परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा व 9 से 11 बजे तक परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इसी तरह द्वितीय चरण में दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक प्रवेश दिया जाकर 3 से 5 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर केंद्रों के बाहर महिला व पुरुष जाब्ते की ड्यूटियां लगाई गई हैं। नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों में नेटवर्क जैमर लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। दिनांक 6, 7, 8 नवंबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें हनुमानगढ़ जिले में करीब 41,000 बच्चे 3 दिनों में अपनी परीक्षा देंगे। इसके लिए हमने व्यवस्थाओं में जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था की है और जो हनुमानगढ़ जिले से अन्य जिलों में जा रहे हैं उनके लिए भी रोडवेज बसें और ट्रेन की व्यवस्था की है। दूसरा, जो बाजार में धर्मशालाएं, होटलें वगैरह हैं उनको भी पाबंद किया गया कि विद्यार्थियों से अधिक पैसे वसूल नहीं किए जाए। पुलिस व्यवस्था के संबंध में हमने नोडल अधिकारी जो मैं स्वयं हूँ
और संपूर्ण व्यवस्था जो हमारी एसपी मैम है देख रही है। और परीक्षा केंद्र पर एक प्रभारी लगाया गया है जो डिप्टी एसपी या निरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। हनुमानगढ़ जिले में 12 केंद्रों पर है। उक्त परीक्षा प्रतिदिन 2 चरणों में होगी, जिसका समय विद्यार्थियों को 7 बजे से लेकर 8:30 बजे सुबह प्रवेश दिया जाएगा और 9 बजे से 11 बजे परीक्षा आयोजित होगी। उसी तरह सेकंड पारी में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा और 3 बजे से लेकर 5 बजे परीक्षा आयोजित होगी। इसमें जो केंद्र प्रभारी बनाए गए हैं उसके अधीन एक पुलिस जो गेट है जो जहाँ पर विद्यार्थियों का प्रवेश होगा उसमें एक प्रभारी बनाकर महिला और पुरुष दोनों ही ताबता लगाया गया है। और एक स्ट्रांग रूम है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर या ऐसे इस तरह के अधिकारी जो प्रभारी है। इसी तरह जो पेपर वितरण व्यवस्था है उसमें एक सेंटर मैनेजर है जो कंपनी की तरफ से है, जो वो संपूर्ण परीक्षा उनके साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर अधिकारी लगाए हैं और 2 हथियारबंद जाब्ता है जो पेपर लेके स्ट्रांग रूम जो हमारी पुलिस लाइन में है वहाँ से परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाएंगे। और जो परीक्षा केंद्र है उसमें एक केंद्राधीक्षक और इन्विजिलेटर है और उनके जो भी सहयोगी स्टाफ है उनको लगाए। सभी तरह के स्टाफ को पुलिस विभाग द्वारा हमारे जिले द्वारा ही ये प्रवेश पत्र दिए गए हैं जो पास है, और उस पास को पहनने के अलावा किसी को अलाउ नहीं किया जाए। वहाँ जैमर भी लगाए गए हैं जिससे किसी प्रकार की नकल को रोका जा सके, एवं सीसीटीवी कैमरे सभी सेंटरों पे लगे हुए हैं। आला अधिवक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक बैठक टाउन में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक बैठक टाउन में आयोजित की गई। बैठक में आगामी जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों ने पार्टी की रीति नीतियों से पार्टी कार्यकर्ताओं को अवगत करवाते हुए आगामी चुनाव में एकजुट होने का आह्वान किया। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजदूर, व्यापारी, युवा और किसान के हित में प्रत्येक जोन में अपने उम्मीदवारों की चुनावी दंगल में उतारेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण प्रत्येक वर्ग को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हाल ही में लाए गए नए कृषि अध्यादेशों, सार्वजनिक विभाग के निजीकरण, विद्युत दरों में बढ़ोतरी सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों के खिलाफ संघर्षरत है। आज हमारा यह बताने का मेन औचित्य है आगामी पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव के लिए रणनीति तय करना है। उसके लिए अभी थोड़ी देर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सभी भाइयों एवं युवाओं से आपस में डिस्कशन करके एक लिस्ट जारी करेगी। उसमें 7 पंचायत समिति हनुमानगढ़ की 7 पंचायत समिति है, उसमें हर पंचायत समिति में 1-1, 2-2, 3-3 प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे और वो प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और ब्लॉक वाइज, जिला परिषद वाइज जो भी दावेदारों के नाम हमारे पास आएंगे, अभी नाम आ रहे हैं हमारे पास में, कल 15-20 नाम आए हैं, चुनाव लड़ने वाले ब्लॉक अध्यक्ष और जिला परिषद के भी 2-3 नाम आए हैं, तो उन पे पार्टी कल बैठ के मंथन करेगी और आज शाम तक जो भी प्रभारी है वो अपने फील्ड में जाएंगे और 4-4, 5-5, 6-6 जो भी अपने आसपास के जो ब्लॉक है वहां से नाम लेके आएंगे। देखिए, चुनाव का एजेंडा रहेगा हमारा किसान, नौजवान और युवा। इस तरीके से हमारे रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हमेशा कहते हैं जो हमारे मेन मुद्दे हैं, टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, किसान भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होना चाहिए, किसान आत्महत्या कर रहा है और जंगल राज राजस्थान में हो रखा है, वो जंगल राज खत्म होना चाहिए। और राजस्थान में यहाँ हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के जो भी पंचायत चुनाव है उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। उसमें हमारा मेन मुद्दा रहेगा किसानों का। जो हमारे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बिल पास किए हैं उसका हमने विरोध करते हैं। उस चीज़ में MSP का मुद्दा उसमें ऐड होना चाहिए। पानी की प्रॉब्लम है, पल्लू, नौर, भादरा, यहाँ पे जो लोगों को पीने के पानी तक नहीं पहुँच रखे, सिंचाई का पानी तो बहुत दूर की बात है। पहले 7 रोजा पानी था, अभी 21 रोजा कर दिया, 17 दिन के बाद नहीं रहती है। पानी का हमारा मेन मुद्दा रहेगा। बिजली के बिल 2-3 गुना बढ़ के आ रहे हैं, वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। इससे ये जो पूरा गहलोत सरकार ने जंगल राज फैला रखा है उस जंगल राज को खत्म करेंगे, सुशासन लाएंगे। पूरे जोर शोर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है 21 जिलों में। जयपुर से हमारे राजपाल जी चौधरी प्रभारी आए हैं और आज हमारी मीटिंग हुई है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। तो इसमें 7 पंचायत समिति है, उनमें ब्लॉक मेंबर और 29 जिला परिषद सदस्य हैं, तो उनको भी हम अपनी पार्टी की तरफ से उतारेंगे। और 7 पंचायत समिति में प्रधान भी RLP का होगा और जिला प्रमुख भी हनुमानगढ़ का RLP का ही होगा। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल PG कॉलेज में गुरुवार को नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत नगर परिषद द्वारा कोरोना से बचाव के लिए विद्यार्थियों को मास्क वितरित किए गए। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में NSS, NCC एवं स्काउट गाइड इकाइयों के तत्वाधान में कोरोना के विरुद्ध नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन के अंतर्गत गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र भांबू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मास्क रहित छात्र छात्राओं को मास्क वितरित किए गए। विद्यार्थियों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने तथा बार-बार हाथ सैनिटाइज करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक एवं स्काउट गाइड प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार जांगीड़, NCC ANO डॉक्टर रामपाल अहरोदिया, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, रोहित बिश्नोई, विवेक शर्मा, आराधना शर्मा, सिद्धार्थ राव, विनोद सांकला, शिशुपाल, गुरमैल सिंह, सुभाष सोनी, भागवंती, योगेश कुमार, नमीशा, पवनदीप कौर, रणजीत सिंह, अवतार सिंह, सिद्धार्थ थोरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा कॉलेज में हुई बैठक में नोडल अधिकारियों के सानिध्य में कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क वितरण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए मंत्रणा की गई। साथ ही आगामी सप्ताह तक रैली, पोस्टर विमोचन, रंगोली आदि कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर कोरोना जन आंदोलन को गति देने की बात कही गई। हमें नो मास्क नो एंट्री अभियान को संचालित करने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके, मुख्य रूप से बाजार, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन आदि को कवर करते हुए रैली निकालनी चाहिए। दूसरा था कि वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमें मास्क का वितरण करना चाहिए और आम आदमी तक इसको पहुंचाया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इस महामारी की रोकथाम हेतु मुख्य रूप से 3 बातें जो ध्यान रखने योग्य है, जो लोगों को जागरूक करने के लिए बताई गए, उसमें मुख्य थी कि मास्क का यूज आवश्यक रूप से किया जाए प्रत्येक नागरिक द्वारा।
आज जो सरकार का जो महत्वपूर्ण अभियान है नो मास्क उसके अंतर्गत आज हम महाविद्यालय में आए हैं और आज नगर परिषद के हमारे आयुक्त महोदया पूजा मैडम और हमारे एक्सएम महोदय पधारे हैं। इनके साथ आज बैठ कर के हमने एक समन्वय मीटिंग की है कि जो मुख्यमंत्री जी के एक फ्लैगशिप योजना है कि नो मास्क नो एंट्री, जिसको उन्होंने कानून भी बना दिया है, तो हम ये चाह रहे हैं कि मतलब इसको अधिकतम पूरे जंक्शन टाउन में इसको फैलाया जाए। हम अपने वॉलंटियर्स के साथ मिल करके रैली निकालना, मास्क वितरण करना, पोस्टर लगाना, इस सब में हमारे वॉलंटियर इस पर सहयोग करेंगे और सारे मिल करके हम इसको मुख्यमंत्री जी की इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने में और महामारी से बचने में अपना अधिकतम योगदान देने की चेष्टा करेंगे। रैली उसमें हमारे एनसीसी स्काउट और ये एनएसएस के वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे और सैटरडे को 12 बजे से यहाँ से अपने महाविद्यालय से एक रैली का आयोजन किया गया है जो भीड़ भाड़ के इलाकों में सभी में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड तक जाएगी। उसमें भी हमारे एनसीसी एनएसएस और स्काउट के सभी वॉलंटियर्स और नगर परिषद के साथ में जो भी कर्मचारी आएंगे उनके साथ मिल करके हम इस कार्य को करवाने में मदद करेंगे। टाउन में ओवरब्रिज के नीचे क्षतिग्रस्त हुई पेयजल पाइपलाइन को जलदाय विभाग के कर्मचारी गुरुवार को चौथे दिन भी दुरुस्त नहीं कर पाए। इसके चलते आधे शहर को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। टाउन के रेलवे लाइन के उस पार गुरुवार को भी पेयजल सप्लाई बाधित रही। फिलहाल प्रभावित इलाकों में दमकल व टैंकर के माध्यम से गली मोहल्लों में पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं जलदाय विभाग के कर्मचारी मुख्य पेयजल सप्लाई पाइप की मरम्मत करवाने में जुटे हैं। दमकल कर्मचारी रेलवे लाइन के उस पार के इलाके में लोगों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बीती शाम से कुछ इलाकों में पानी नहीं पहुंच पाया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। दमकल विभाग के प्रभारी ने बताया कि 6 प्राइवेट टैंकर के माध्यमों से नई आबादी, अम्बेडकर कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, फतेहगढ़ मार्ग, पारी कॉलोनी व आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई की जा रही है। जब तक पेयजल सप्लाई को दुरुस्त नहीं करवा दिया जाता, तब तक दमकल के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। 2-3 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी नई वादी गली नंबर 19-18 में, तो आज क्योंकि वो पेयजल सप्लाई बाधित हो चुकी थी 6 नंबर चौंगी के पास उत्तरपति रेलवे लाइन है उसके नीचे, तो वहाँ पर वो काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है। तो पानी की किल्लत के कारण आज नगर परिषद के द्वारा आज पानी की टैंकरों की सप्लाई 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर गली में की गई है। पानी की किल्लत के कारण सभी वार्डवासी थे बड़े परेशान हो रहे थे, तो परेशानी के कारण सभी ने अनिल कीचड़ संपर्क किया और संपर्क करने के बाद आज अब इस समय 2 बजे अनिल कीचड़ ने सभी घरों में पानी उपलब्ध करवा दिए गए। 4-5-6 वार्ड है, वहाँ जल आपूर्ति बंद है 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से। तो वहाँ हमने 3 या 4 के करीब 3 टैंकर तो अभी चल रहे हैं, 1 टैंकर और आ रहा है, 2 गाड़ियाँ चल रही है। लोगों के घरों में पानी पहुँचाया जा रहा है क्योंकि 2 दिनों से पानी की किल्लत वहाँ काफ़ी हो गई, कोई सप्लाई नहीं आ रही है। शायद 1-2 दिन में सप्लाई बहाल होगी, उस समय तक हम लोगों के घरों में पानी देते रहेंगे। डोर टू डोर जाके गलियों में टैंकर भी लगा रखी है, फायर ब्रिगेड भी लगा रखी है, तो ये पानी पहुँच रहा है। सुबह से लगातार गाड़ियाँ चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक पानी की सप्लाई बहाल नहीं होती। टाउन पुलिस ने तंबाकू निषेध अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए गुरुवार को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ चालान काटे। तंबाकू निषेध अभियान के तहत गुरुवार को टाउन पुलिस ने बस स्टैंड पर कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का सेवन करना निषेध है। जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए गए, उनके चालान काट जुर्माना राशि वसूल की गई। धूम्रपान से न केवल कोई व्यक्ति खुद की बल्कि आसपास के लोगों की भी श्वसन क्रिया को भी प्रभावित करता है। इसके बावजूद कई लोग सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आज तंबाकू निषेध अभियान के तहत 6 लोगों के चालान काट 1200 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। चिकित्सकों के अनुसार कोविड-19 के मद्देनजर आयुष मंत्रालय और चिकित्सा विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना काल में धूम्रपान व्यक्ति की सेहत पर काफी बुरा असर डाल सकता है। ऐसे में जितना हो सके धूम्रपान करने से बचें तथा अपने आप को सुरक्षित रखें। वालों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, इनको समझाइए जुर्माना 200 रुपए का नियम कैसे, जैसे मान लो सार्वजनिक स्थान पर बीड़ी सिगरेट पीता है 200 रुपए कम पाऊंगा। अभियान तो चलते ही रहते हैं अपने, जैसे मान लो कोविड-19 भी है, कोपटा भी है, पहले भी चले और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।